गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी, जिसमें हम वातावरणीय कारक इकोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक प्रकाश के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ रहे हैं प्रेसिपिटेशन के बारे में। प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन जलपात। प्रेसिपिटेशन का मतलब है किसी भी रूप में पानी का इस पृथ्वी के ऊपर गिरना, ये जलपात कहलाता है। हम अजैविक घटक में, है ना, हमने इकोलॉजी को दो भागों में बांटा था, जैविक अजैविक घटक, जिसमें हमने अजैविक घटक को वापस से भौतिक कारक और रासायनिक कारक में डिवाइड किया था, जिसमें बहुत सारे हमारे जो भौतिक कारक है, जैसे प्रकाश है, ताप है, दाब है, ये पानी है, जो हमारा रासायनिक घटक है। तो ये सारे हम कारक एक एक करके पढ़ रहे हैं, जिसमें ये जीव को किस तरह से इफेक्ट देते हैं, उस तरह से हम देखते हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं कि जलपात में हम देखते हैं कि पानी किस तरह से इस पृथ्वी के ऊपर गिरता है। तो पानी जिस भी रूप में इस पृथ्वी के ऊपर गिरता है, तो टोटल जो वाटर है वो कहलाता है जलपात। चाहे वो पानी बारिश के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आए, या फिर वो कोहरा हो जाए तब पानी इस पृथ्वी के ऊपर आए, चाहे स्नोफॉल हो, चाहे बर्फ गिरे या फिर ओले गिरे, किसी भी रूप में पानी इस पृथ्वी के ऊपर गिरे तो उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और इस पूरे संसार की प्रेसिपिटेशन औसतन 85 सेंटीमीटर होती है। औसतन 86 सेंटीमीटर प्रेसिपिटेशन पाया जाता है पूरे इस पृथ्वी का, अर्थ का। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर अप्रोक्स जो पानी है 65 से 98% पानी है। 65 से 98% तक जो जीव की एक सेल है वो इस पानी को मेंटेन करती है। मतलब एक कोशिका के अंदर 65% से 98% तक पानी हो सकता है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर भी 75% के अप्रोक्स पानी है, जबकि स्थल भाग बहुत कम है। अब इस पूरे भूभाग पर जितना पानी है वो सारा हमारे पीने योग्य नहीं है। उसमें कुछ लवणीय जल है, कुछ अलवणीय जल है। तो अलवणीय जल है जिसमें जो कूप में पाया जाता है, कूप नलों में पाया जाता है, झरनों में पाया जाता है, कुछ तालाबों में पानी नहीं पाया जाता है, वो हमारे पीने योग्य होता है। बल्कि समुद्रों में पाए जाने वाला पानी हमारे पीने योग्य नहीं होता है। तो लेकिन पानी समुद्रों में ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए जो पृथ्वी पर पानी पाया जाता है उसका कुछ ही परसेंटेज है जो पानी हमारे उपयोग में होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जल के बहुत सारे गुण होते हैं जिसके कारण वो एक जीव के लिए उपयोगी होता है। तो ये अब आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो जल में सोलवेंसी, विलायकता का गुण पाया जाता है। जल के गुण हम पढ़ रहे हैं, जल के गुण। जल में क्या क्या गुण होते हैं, इसमें पहला है विलायकता। तो ये सार्वभौमिक, मतलब सार्वभौमिक पूरी पृथ्वी पर इसको एक अच्छा विलायक के रूप में मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें ध्रुवता पाई जाती है। ध्रुवता पाई जाती है OH, इसमें दो हाइड्रोजन ग्रुप एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़े होते हैं। इन दोनों के बीच में 105 डिग्री कोण बना होता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इसको इस तरह से आकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसमें नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं, इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। यदि कोई भी मॉलिक्यूल्स ध्रुवता शो करता है तो वो उतनी जल्दी रिएक्शन करने में काम आ सकता है। तो अतः ये जो पानी है वो जो बाइपोलर जो कंपोनेंट्स हैं उनको डिजोल्व आसानी से कर लेता है। जैसे मान लो कि इसमें HCl, हम मान लो कि इसमें NaCl है, जो कि जिसे हम नमक कहते हैं, नमक HACl। तो यदि नमक को इस पानी में डाल दें तो ये H है वो
जो अधिक होने के कारण इसके साथ में जल्दी से बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर ये HCl बन जाएगा और यहाँ पर आके और ये NaOH बन जाएगा। तो यहाँ पर पानी है वो अपने इसके अंदर जल्दी से इसको घोल लेता है नमक को, तो नमक और पानी का घोल जल्दी तैयार हो जाता है। चीनी का घोल है तो चीनी का भी घुल जाता है, इसी तरह से चीनी नमक का पानी भी घुल जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोरीन पहले NaCl के साथ में था और NaCl को छोड़ के हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो क्यों जुड़ गया? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक थी और उसने विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन से हाइड्रोजन को छुड़वा लिया। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन छुड़वा लिया तो ये HCl बन गया और NaOH था ऑक्सीजन के साथ किया करके NaOH बन गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पानी ने इसको अपने अंदर डिसॉल्व किया और दो कंपोनेंट HCl NaOH बन गए। तो इस तरह से पानी के अंदर द्रवता पाई जाती है और ये विलायक के रूप में एक बहुत ही अच्छा पदार्थ है जो काम आता है। दूसरा इसका लक्षण है वाष्पीकरण उष्मा। दूसरा इसका लक्षण है वाष्पीकरण उष्मा। वाष्पीकरण उष्मा में हम कहते हैं कि जब वाष्पीकरण उष्मा इस 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड होने में एक पर्टिकुलर वाष्प की आवश्यकता होती है, पर्टिकुलर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वाष्पीकरण उष्मा हम ये कहते हैं 100 डिग्री पर पानी वाष्पीकरण होने लगता है। 100 डिग्री पर, तो 100 डिग्री आने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए इसको तब तक तो ऊर्जा एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब कि 100 डिग्री से नीचे पानी को रखा जाए और उसमें इतनी एनर्जी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब यदि लोहे को हम 10 डिग्री गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। अब यदि हम उसको पानी में रखें साथ में तो वो उसको ठंडा कर देगा। इसलिए इसका पानी का उपयोग शीतलक के रूप में भी किया जाता है। शीतलक की ये मशीनों में बहुत सारी मशीनें उसमें पानी ऐसे डाला जाता है जो कि शीतलन का काम करता है, ठंडे रखता है मशीन को। तो उसमें इसका वाष्पीकरण उष्मा जो है वो काम आता है, क्योंकि वाष्पीकरण उष्मा इसकी 100 डिग्री है। 100 डिग्री के बाद में वाष्पीकरण होता है तो तब तक ये अपने अंदर उष्मा को एब्जॉर्ब करता रहता है। तो तब तक 90 डिग्री तक 99 डिग्री तक तो ये ऊर्जा एब्जॉर्ब करता रहेगा सामने वाले की। जब ये 90 डिग्री 99 से ऊपर जाएगा तब जाके इसमें वाष्पीकरण स्टार्ट होगा। तो इसलिए इसकी अच्छी कैपेसिटी है उष्मा को एब्जॉर्ब करने की। वाष्पीकरण उष्मा पानी में पाई जाती है, इसलिए ये बहुत ही उपयोगी होती है। तीसरा लक्षण इसका तापमान से घनत्व संबंध। तापमान से घनत्व संबंध। तापमान से घनत्व संबंध। तापमान का पानी के साथ में बहुत अच्छा रिलेशन है। हम देख सकते हैं कि पानी की 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, वो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती हैं। हम यदि पहली स्थिति की बात करें कि 4 डिग्री से जैसे ही नीचे जाता है पानी तो आइस के रूप में जम जाता है। जब हमारे फ्रीजर का टेम्परेचर हम देखते हैं नॉर्मली 4 डिग्री होता है और फ्रीजर का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री 0 डिग्री, तो उस पर जाते ही और पानी बर्फ के रूप में सॉलिड जो अवस्था है वो बना लेता है, सॉलिड के रूप में बना लेता है 0 डिग्री। इसके बाद ये 4 डिग्री से अबव जाके और लिक्विड के रूप में हो जाता है और यदि 100 डिग्री पहुंच जाए तो ये वाष्प वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है। तो ये तीनों अवस्थाएं पानी की टेम्परेचर पर डिपेंड करती हैं। यदि टेम्परेचर जैसा अलग अलग हुआ तो पानी का नेचर भी अलग अलग होगा। 100 डिग्री पर पानी का नेचर गैस की तरह होगा, जबकि 4 डिग्री पर पानी का नेचर पानी की तरह लिक्विड की तरह होगा और यदि उससे नीचे जाए तो हम सॉलिड की तरह भी काम करता है। ठीक है। इसके अलावा पानी में विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। विशिष्ट ऊष्मा 4 नंबर विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री पानी को लाने के लिए कितनी ऊष्मा वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, वो उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा भी अच्छी होती है और ये विशिष्ट ऊष्मा पानी के लिए 1 कैलोरी मानी गई है। विशिष्ट ऊष्मा पानी के लिए 1 कैलोरी होती है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर को 2 डिग्री करने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जबकि वो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो इसमें विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जो पानी का है वो है पारदर्शिता। पारदर्शिता नेक्स्ट कैरेक्टर है 5 नंबर पारदर्शिता।
पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पानी जितना ट्रांसपेरेंट होगा उसमें डिजोल्व की कैपेसिटी उतनी बढ़ती है। और दूसरी बात है कि यदि पानी जितना शुद्ध होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी, उसका प्योरिफिकेशन बढ़ता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि जब हम रिसर्च में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम उसमें सिंगल डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, डबल डिस्टिल वाटर यूज करते हैं, फिर हेलिक्स वाटर यूज करते हैं, फिर उसमें डी आयोनाइज्ड वाटर यूज करते हैं। तो ये सारे वाटर के ही रूप हैं जो कि इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसकी शुद्धता पर डिपेंड करते हैं। यदि हम टैप वाटर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते हैं और वो उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं इसका मतलब उसमें अशुद्धि होती है। और हम कई बार क्या करते हैं कि आरओ का भी ऐसा टीडीएस सेट कर लेते हैं 100 तक कि वो उसमें जो आवश्यक मिनरल्स थे उनको भी कम कर देता है। तो इस तरह से मिनरल्स की बॉडी में भी कमी आने लगती है। तो इस तरह से हम जब नलकूप से जो पानी लेते हैं उसको हम पीते हैं तो उसमें कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है वो हमारे उपयोगी होते हैं, लेकिन आरओ में हम उसको फिल्टर कर देते हैं। तो पानी की पारदर्शिता ये उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स पर डिपेंड करती है। जितना पानी प्योर होगा उसमें उसके मिनरल्स की क्वांटिटी उतनी कम होती चली जाएगी। और जो हम आरओ का शॉर्ट टीडीएस तक देखते हैं तो वो उस तरह का पानी सिंगल डिस्टिल वाटर, डबल डिस्टिल वाटर के अकॉर्डिंग आता है। तो वो एक्सपेरिमेंटली ठीक है बट हमारे पीने के योग्य नहीं रहता है। पीने से हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी आती है। तो पारदर्शिता डिपेंड करती है पानी के अंदर डिजोल्व जो मटेरियल्स हैं उनके बेस पर। सिंगल डिस्टिल वाटर और ये डबल डिस्टिल वाटर होता क्या है? सिंगल डिस्टिल वाटर क्या होता है कि यदि हम किसी पतीले में पानी लें और इसकी भाप बनाएं, वाष्प बने, और इस भाप को कंडेंस करके संघनित करें और इसको वापस से पानी फॉर्म में लें तो इस वाटर को हम सिंगल डिस्टिल वाटर कहते हैं। मतलब एक बार पानी को हमने 100 डिग्री बॉईल किया, जो भाप बनी उस भाप को अलग से लेके और कंडेंस्ड कर दिया, एक जगह संघनित कर दिया किसी पात्र के अंदर। तो उस पात्र में जो पानी जो एक बार उबला हुआ है, भाप के रूप में आया हुआ है, उसको हम सिंगल डिस्टिल वाटर कहते हैं। फिर इस सिंगल डिस्टिल वाटर को वापस से हम बॉईल करते हैं और फिर भाप बनाते हैं, फिर भाप को वापस से कंडेंस कर लेते हैं, तो ये कहलाता है डबल डिस्टिल वाटर। तो इस तरह से डबल डिस्टिल वाटर बन गया। इस तरह से हम और बार भी कर सकते हैं, लेकिन डबल डिस्टिल वाटर इतना स्टैंडर्डाइज्ड वाटर हो जाता है कि इसमें कि मिनरल्स बहुत कम पाए जाते हैं और वो एक्सपेरिमेंटली आराम से कोई इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो ये पारदर्शिता अशुद्धि और शुद्धि पर डिपेंड करती है कि उस पानी के अंदर कितने मिनरल्स हैं कितने नहीं हैं। उसके बाद पानी का नेक्स्ट कैरेक्टर है श्यानता, विस्कोसिटी। पानी के अंदर एक विस्कोसिटी कैरेक्टर और पाया जाता है, श्यानता। तो पानी का एक श्यानता वाला गुण है, जैसे कि हम पानी को डालते हैं तो वो धीरे धीरे एक फ्लो में बहता है। लेकिन जैसे हम शहद देखें तो शहद को डालते हैं तो वो कितनी धीरे बह पाएगा। तो एक जो पानी के अंदर लक्षण है वो इतना है कि नॉर्मल वे में आराम से बह जाता है। तो श्यानता का इसका गुण अपने आप में अच्छा है। वायु से ये 100 गुना अधिक श्यानता रखता है। वायु की तरह जैसे इसका वाष्पीकरण कर दे पानी का तो ये वायु की तरह आ जाता है, और ये 100 गुना, मतलब यदि पानी की श्यानता और वायु की श्यानता में दोनों में डिफरेंस देखें तो 100 टाइम्स श्यानता विस्कोसिटी शो करता है वाटर। तो श्यानता का लक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम श्वसन लेते हैं तो श्वसन लेते समय ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और हमारे बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके जो सेल हैं, सेल में 90% तक जो वाटर है वो हमारे सेल का एक फ्लूइड की तरह काम करता है, एक श्यानता प्रोवाइड करता है, जिसमें कि कोशिकाएं आपस में घर्षण नहीं करती हैं, उसमें मिनरल्स चलते हैं फ्लो करते हुए, हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को लेके जाता है, फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूसली हार्ट बीट करता है, ब्लड को प्रेशराइज करता है। तो ये घर्षण बल पैदा ना हो तो इसके लिए श्यानता बहुत जरूरी है और पानी शरीर में पाया जाता है, तो दैट इज द वेरी यूजफुल फॉर अस। और इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा उत्प्लावकता। इसमें उत्प्लावकता में क्या है कि यह पानी है जो जल्दी से किसी पदार्थ को अपने अंदर डूबने नहीं देता, अपने आप को फ्लोटिंग करवाता है उस पदार्थ को। तो इसमें उत्प्लावकता में कैसे, जैसे कि एक बोट है वो पानी के ऊपर तैर रही है,
यदि उसने अपने आकार से ज़्यादा पानी को उठाया है तो फिर वो डूब नहीं सकती, लेकिन उसने अपने आकार से ज़्यादा कम पानी को उठाया तो वो डूब जाती है। इसका मतलब ये उत्प्लावकता, जो उत्प्लावक बल डेवलप होता है किसी पदार्थ के द्वारा, किसी वस्तु के द्वारा, तो वो उस पानी के जो बल है, संसंजन बल है, उससे ज़्यादा होना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा होता है तो वो आराम से तैर सकता है। उसके बाद में 8 नंबर है उत्प्लावकता के बाद में तापीय चालकता। तापीय चालकता, तापीय चालकता का मतलब है कि यदि पानी किसी पतीले में है और एक फीट की ऊंचाई का पतीला है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक जगह से गर्म होगा तो दूसरी जगह नहीं होगा। इसका मतलब इसमें चालकता है। यदि पानी एक परत के ऊपर, यदि एक जगह में यहाँ पर पानी भरा है पूरा, तो हम यहाँ गर्म कर रहे हैं तो जो ऊष्मा है वो ट्रांसफर होती है, मतलब पूरा पानी गर्म होता है। इसका मतलब ये तापीय चालकता, ताप टेम्परेचर को चालकता प्रोवाइड करता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसी जगह पर पानी गर्म होगा दूसरी जगह पर नहीं होगा। इसका मतलब इसमें तापीय चालकता पाई जाती है, हीट जो है। और यदि हम ठंडे पानी के अंदर गर्म पानी डालते हैं तो तुरंत वो अपनी ऊष्मा को डिजोल्व कर देता है। इसका मतलब ये ऊष्मा तापमान या स्पर्श कर देता है। तो पानी के ये कैरेक्टर होने के बाद में हम देखते हैं कि जो वर्षा का पानी है वो पृथ्वी के ऊपर गिरता है। पृथ्वी के ऊपर गिरता है तो वो उसका क्या है कि जैसे समुद्रों में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, तो समुद्रों में भाप ज़्यादा बनेगी, भाप ज़्यादा बनेगी तो उस भाप से बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो बादल और संघनित होके और पानी के रूप में वापस से गिर जाएंगे। वापस से गिरेंगे तो फिर वो नदी नालों में होते हुए, तालाबों में होते हुए वापस से समुद्र में पहुंच जाएंगे। इस तरह से पानी का एक सर्किल चलता रहता है। और सर्किल चलते चलते ऐसा माना जाता है कि इस पूरी पृथ्वी पर एक साल में इस प्रकार से पानी 30 चक्कर पूरे कर लेता है। 30 चक्कर पूरे कर लेता है पानी, और इसका औसत जीवन 10 दिन माना जाता है। वायुमंडलीय जल का औसत जीवन 10 दिन माना जाता है। इस 10 दिन का मतलब क्या है कि 10 दिन में औसत जीवन, वायुमंडल जल मतलब वायुमंडल के अंदर जो पानी रहता है उसका जीवन 10 दिन माना जाता है। मतलब जैसे ही भाप बनी और भाप बनने के बाद वो कंडेंस्ड होगी, कंडेंस्ड होने के बाद बादल बनेंगे और बादल ज़्यादा कंडेंस्ड हुए तो बारिश होगी। तो ये जो लाइफ है वो उसकी औसतन 10 दिन मानी जाती है। 10 दिन के अंदर पानी जो भाप बना था वो नीचे पृथ्वी के ऊपर वापस आ जाता है। तो इस तरह का ये चक्र है जो चलता रहता है पानी का। तो ये बारिश के रूप में होता है। और 84% जल का जो वाष्पीकरण होता है वो समुद्र से होता है। 84% जो पानी है वो भाप के रूप में समुद्रों से ही जाता है, जबकि 16% है जो स्थल पर जो भी पानी के स्रोत पाए जाते हैं उनसे जाता है। जो 16% है जो पानी वाष्पीकरण होता है वो स्थल के ऊपर जो स्रोत हैं उनसे जाता है। जैसे उसमें हम वाष्पीकरण की वाष्पोत्सर्जन भी कह सकते हैं। तालाब से पानी जा रहा है, नदी से पानी जा रहा है, नलकूपों से पानी जा रहा है, सिंचाई से पानी भाप बन रहा है, तो ये सारा मिला के और 16% होता है। जबकि समुद्र से 84% पानी वाष्पीकृत होता है। सबसे ज़्यादा हमारा जो वर्षा वाला एरिया है वो चेरापूंजी है, जहाँ पर 1102 मिलीमीटर सेंटीमीटर बरसात होती है। 1102 सेंटीमीटर बरसात चेरापूंजी ऐसा एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा साल में हमारे यहाँ पर बारिश होती है, और वो 1102 सेंटीमीटर होती है। एक और दूसरा मौसिनराम मेघालय, मौसिनराम एक एरिया है मेघालय के अंदर जिसमें 1200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल आइडेंटिफाई की गई है। इसलिए ये चेरापूंजी से बदल के अब ये होने लगा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और हमारा मानसून लगभग जून से सितंबर तक का रहता है। अधिकतम समय यही होता है हमारे जून में, 20 जून के आसपास मानसून आता है, और जुलाई अगस्त तक रहता है, सितंबर मान सकते हैं। और हमारे जो नॉर्थ इंडिया है उसमें यही टाइम होता है, जबकि साउथ इंडिया में बरसात है जो
सर्दियों के टाइम में भी होती है। हमारी यदि बारिश गर्मी सर्दी खत्म होते ही यदि फरवरी जनवरी में होते हैं तो हम इसको मावठ कहते हैं, और वो बारिश हमारे लिए फसलों के लिए कुछ नुकसानदायक भी होती है। जैसे कपास की फसल के लिए मैक्सिमम नुकसानदायक होती है, जिसमें उस टाइम कॉटन खिली होती है और वो गिरती है तो वो खराब होती है। तो बरसात का जो जल है जो पृथ्वी के ऊपर गिरा वो 3 तरीकों से किसी स्थान से बाहर जाता है, किसी स्थान से बाहर जाता है। पहला तो क्या है, जो बारिश का जल है वो 3 प्रकार से किसी स्थान से बाहर जाता है। पहला है अंतःसंदन, इनफिल्ट्रेशन, जमीन में अंदर भूमिगत जल में शामिल होना। ठीक है, 3 प्रकार से। जैसे कि पहला जो जल है बरसात का जल है, ये बारिश हुई वर्षा, और वर्षा का जल है जो कि भूमि के अंदर चला गया, पहला तो ये चला गया। दूसरा पानी का जल है वो रन ऑफ हो जाता है, ये स्रोतों के रूप में बह जाता है, रन ऑफ हो जाए, पहले नाले में गिरा, तालाब में गिरा, नदी में गिरा और जाके फिर समुद्र में पहुंच जाए, तो इस तरह का है। भूमि में गया, रन ऑफ हो गया। और तीसरा पानी है, तीसरा टाइप का है इवोपोरेशन, बाष्पोत्सर्जन, इवोपोरेशन। ठीक है, तो वर्षा के मतलब इसका फ्यूचर पानी, वर्षा के पानी का फ्यूचर क्या है, 3 है। या तो वो भूमि में ग्राउंड वाटर में चला जाए, दूसरा रन ऑफ होकर सीधा समुद्र में पहुंच जाए, या फिर इवोपोरेशन होकर वापस से बादल बन जाए। ये 3 जो फ्यूचर हैं वो इस वर्षा के जल के करे गए हैं। तो इनफिल्ट्रेशन 20%, ये 20% हो पाता है, और इसके अलावा जो रन ऑफ होता है वो 45% हो जाता है। 45% बहाव होने के बाद में जो पानी बचता है 35% वो वाष्पीकरण में काम आता है। तो इस तरह से जो बरसात का पानी है 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि 20% है वो भूमि के ग्राउंड वाटर में सम्मिलित हो जाता है, जबकि 45% रन ऑफ होकर वापस समुद्र में पहुंच जाता है, और इवोपोरेशन 35% होता है। तो ये जो टारगेट है बरसात के पानी का, यदि हम इसको देखें तो रन ऑफ 45% मैक्सिमम वाटर है जो समुद्रों में चला जाता है। यदि इसलिए एनिकेट वगैरह बांधे जाते हैं, एनिकेट तमिलनाडु का वर्ड है, तमिलनाडु में एनिकेट किसी पानी को रोक लगाना एनिकेट कहलाता है। आजकल पंचायती राज में एनिकेट बना दी जाती है छोटी छोटी जगह पर, उसको रोक लिया जाता है पानी को ताकि वो बह के ना जाए। तो 45% मैक्सिमम वाटर जो रन ऑफ होता है उसको यदि रोक लिया जाए तो अधिकतर जगहों पर पानी की जो समस्याएं होती है वो नहीं होगी। इवोपोरेशन को हम नहीं रोक सकते हैं, भूमि जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको वो तो हमें बढ़ाना ही है, इसलिए इसको तो बढ़ावा देना चाहिए और इसको कम करना चाहिए ताकि हमें पानी की जो आवश्यकताएं उनकी पूरी किया जा सके। तो ये जो पानी है, पानी कितना किस जगह पर गिरता है, मान लो कि ग्राउंड वाटर है उसकी पूर्ति हो रही है, रन ऑफ हो रहा है, इवोपोरेशन हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि ये कितना उस जगह पर वेजिटेशन है, किस तरह वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी वहाँ पर उतना ही पौधे को ग्रोथ करने के लिए पानी की आवश्यक पानी मिलेगा और वो ग्रोथ कर पाएगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी। इसी तरह से हम जो देखते हैं कि इकोलॉजी में हम किसी जीव का इंटरेक्शन बायोटिक एबायोटिक फैक्टर दोनों के साथ में देखते हैं, तो यहाँ पर बारिश भी एक ऐसा ही फैक्टर है जो कि जीवों को प्रभावित करता है। जिस जगह पर बारिश होती है वहाँ पर जीव ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे नॉर्मली मनुष्य के बारे में सोचा जाए तो जहाँ अच्छी बारिश होती है वहाँ पर अच्छी खेती करते हैं और वहाँ पर डेंसिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे कि हमारे चेरापूंजी आसाम एरिया रीजन में बारिश अच्छी होती है, लेकिन पहाड़ी एरिया होने के कारण वहाँ पर डेंसिटी कम पाई जाती है, लेकिन प्लांट डेंसिटी वेजिटेशन वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सदाबहार वन है, ये हमारे डाइवर्सिटी एरिया है, डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माने जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट है जो कि जहाँ से केरल से जो मानसून उठता है वो पहले पश्चिमी घाट पर टकराता है और वहाँ पर डाइवर्सिटी मैक्सिमम है, तो वो वहाँ का हमारा हॉट स्पॉट है डाइवर्सिटी का। तो इस तरह से जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश है वहाँ पर हॉट स्पॉट ऑफ डाइवर्सिटी कहलाती है। लेकिन जहाँ कम पानी होता है, जैसे कि हमारे राजस्थान में जहाँ पर कि पानी बहुत ही कम होता है, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी कम होती है, मनुष्य की भी डाइवर्सिटी और प्लांट की डाइवर्सिटी, एनिमल्स की डाइवर्सिटी, किसी भी लिविंग बींग्स की डाइवर्सिटी वहाँ पर कम होती है।
तो इस जो ये कारक है पानी का, जिसमें हमने देखा कि पानी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो उसको एक अच्छा स्रोत बनाते हैं, जो कि जीव को बहुत डीपली इफेक्ट देता है, जिसमें उसकी विलायकता, वाष्पीकरण, तापमान, विशिष्ट ऊष्मा, ये पारदर्शिता, श्यानता, उत्प्लावकता, तापीय चालकता, ये उसके जो पर्सनल कैरेक्टर हैं वो उसको बहुत ही उपयोगी बनाते हैं। और यदि ये पानी बरसात के रूप में ही, क्योंकि अधिकतम पानी की पूर्ति बारिश के रूप में ही होती है, या हम आजकल बारिश कम होती है तो हम नलकूपों से पानी को, ग्राउंड जो वाटर है हम उसको लेकर भी वो पानी की पूर्ति करते हैं, तो जिससे ये ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो नीचे जा रहा है और ये कंप्लीट हो नहीं पाता है। कुछ बारिश होती है वो रन ऑफ हो जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ पर डाइवर्सिटी दी गई है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट करने से क्या होगा कि हमारी इकोलॉजी जो हम पढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहेगा। यदि वो मेंटेन रहेगा तो इसके लिए हमें पानी की आवश्यकता है। पानी की आवश्यकता है जिसमें कि रन ऑफ जो 45% वाटर है उसको हम सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट और बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें ये इस पर ध्यान दिया गया है। इवोपोरेशन को हम नहीं रोक सकते हैं क्योंकि हमें खेती करनी है, पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं और वाष्प उत्सर्जन करते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड होता है। हम इसको कम यूज करें, इसको रोककर इसको यूज करें तो हम इस चैन को थोड़ा सा बदल सकते हैं और हम पानी की पूर्ति कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे एबायोटिक फैक्टर में पानी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि जीव को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। तो नेक्स्ट फैक्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू।